फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करने वाले हैं, 106, 107 एंड 108। 106 में क्या दिया गया है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14 ऑल्सो। बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। देखो, आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है, जो उसका स्कोप है, कितना ज़्यादा बढ़ाया गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। राइट टू हैव लाइफ। अब राइट टू हैव लाइफ का मतलब क्या होता है? राइट टू हैव गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज पे टिका हुआ है। तो देख रहे हो ना, जैसे ही उसको और खोला जा रहा है, आर्टिकल 21 को और ज़्यादा खोला जा रहा है, उसका ओरिजिन को खोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 14 ऑल्सो। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। और हम जानते हैं यदि क्लाइमेट चेंज हुआ, और जो कि हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो सफ़रर होंगे तो पोर ज़्यादा होंगे। जैसे मान लो कि फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गया, या फिर कोई तरह का त्रासदी हो गया, तो गरीब आदमी ज़्यादा झेलेगा या फिर अमीर आदमी ज़्यादा झेलेगा? गरीब आदमी झेलेगा। तो इसलिए आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। सोचने वाली बात है। और ये मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है। देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? उसका ओरिजिन को बढ़ाते चला जा रहा है। उसका एक क्लासिकल एग्जांपल ये है, पुट्टास्वामी जजमेंट केस याद करो। राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। इस बार देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड को नल एंड वॉइड कर दिया गया, यही बोल के कि राइट टू हैव इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू राइट टू प्राइवेसी। तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है। बात समझ गए? 107 देखो, वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम इज अ मस्ट। जस्टिस सिस्टम बेटर चाहिए। अब बताओ, 4 करोड़ केसेस, है ना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है। ऐसे तो देश नहीं चल सकता है ना। यदि देश को, और देखो अभी हमारा कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3-4 साल में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक, जब भारत अपना सेंटेनरी ईयर मना रहा होगा इंडिपेंडेंस का, 100 साल मना रहा होगा, तो उस समय भारत एक विकसित देश होना चाहिए, डेवलप कंट्री होना चाहिए। तो डेवलप कंट्री होना, बिना आप जुडिशरी का तो डेवलप कंट्री नहीं हो सकते हो। अब देखो, जो इंटरनेशनल जो भी कंपनी सब है, वो इंडियन जुडिशरी में उसका फेथ ही नहीं है। जैसे याद करो, मॉडल BIT भी लेके आए थे हम लोग, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब ये लोग इंडिया में आने से पहले बाहर ही जाके मुकदमा कर देता है, और इससे इंडियन गवर्नमेंट पे कितना नुकसान हुआ था हम लोग देखे थे रिसेंट टाइम में, है ना। बाहर जाके केस कर देता है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी में उन लोग को फेथ ही नहीं है। जब इतना ज़्यादा केस रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन जुडिशरी सिस्टम में फेथ नहीं रहेगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। तो इसलिए राइटली डॉक्टर चंद्रचूड़ ने, जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उन्होंने सही कहा है कि वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम इज अ मस्ट फॉर साउंड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। समझ गए? एंड 108 देखो, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। सेंसेक्स पहली बार, है ना, 75,000 क्रॉस किया है, पहली बार। कोविड के टाइम में थोड़ा कम हो गया था, कोविड से पहले 44,000 के आसपास था, और पहली बार इंडिया में सेंसेस इतना ज़्यादा रिकॉर्ड एवर ब्रीच किया, क्रॉस किया है, 75,000 क्रॉस किया है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट। इंडिया बहुत ही अच्छे से अपना GDP के साथ बढ़ रहा है। हाँ, एक तरफ तो ये है, मगर हम अंदर का ही प्रॉब्लम जानते हैं। ILO का रिपोर्ट, है ना, मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट, RBI का पिछले साल का रिपोर्ट, ये हम जानते हैं कि इंडिया का अंदर ठीक नहीं चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है, समझे। मगर देखो, सेंसस तो हमारे तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। सेंसस का मतलब क्या होता है? जो टॉप 30 कंट्री है, जो टॉप 30 कंट्री है, जो कि BSE सेंसेक्स में जो पट्टी उसका जो चलता है, जैसे देखो निफ्टी 50 में 50 तो बेस्ट कंपनी है, जो तुम्हारा मुंबई स्टॉक, सॉरी, जो तुम्हारा दूसरा वाला में है, दूसरा क्या NSE में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। जानते हो, BSE एंड NSE बोथ आर द नेम ऑफ द शेयर मार्केट्स ऑफ इंडिया।
समझे। तो ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 कंपनी का कम्बिनेशन है, उसका शेयर है, और कहा जाता है कि सेंसेक्स यदि बढ़ रहा है तो हमारा इकोनॉमी बेटर हो रहा है। ये एक तरह से कह सकते हो कि बेंचमार्क है, या एक तरह से ये तुम्हारा इंडिकेशन है कि सेंसेक्स जितना बढ़ेगा उतना इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहा है, उतना ही हमारा शेयर मार्केट बेटर हो रहा है। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो सेंसेक्स ब्रीच 75,000, इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट अमंग द ग्लोबल इकोनॉमिक्स। समझ गए। तो चलो चीज़ों को समझते हैं हम लोग। 106 राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 10 अप्रैल को। तो समझते हैं मामला क्या है। हाँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट रिकॉग्निशन है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज का एज अ फंडामेंटल राइट, इसे क्या समझते हो? व्हाट डज इट मीन? कि ये बहुत नया चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट तो पहले नहीं दिया था, और अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है, तो ये हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो, क्लाइमेट चेंज इज़ अ न्यू नॉर्मल, सही बात है ना, ये न्यू नॉर्मल है। अब हमें इसके साथ अडॉप्ट करके चलना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो जा रहे हैं, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे ड्रॉट कंडीशन आ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, तो लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं इससे, है ना। कहीं इतना ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है कि बाहर हम जा नहीं सकते काम करने के लिए। इस बार देखो नॉर्थ इंडिया में भी हीट वेव जारी कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया कि निकलना नहीं है गलती से भी। जब आदमी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको तो फैसिलिटी नहीं मिलता वर्क फ्रॉम होम, सही बात है कि नहीं है, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलोगे तो हेल्थ में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ फंडामेंटल राइट, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट देखो, सुप्रीम कोर्ट भले ही बोल दे, सुप्रीम कोर्ट भले ही बोल दे राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ये डिपेंड करता है लेजिस्लेचर के ऊपर कि वो लॉ लेके आता है कि नहीं लेके आता है। क्योंकि खाली मेयरली बोल देना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन लाना भी होगा। आ रहा है समझ में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट को पुश करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी इस चीज़ को समझे। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तुम लोग को, जो रिसेंट टाइम में हम लोग कवर किए हैं। WHO का जो स्टिपुलेंट है, जो WHO का जो गाइडलाइंस है पोल्यूटेंट को लेके, उसके कंपेयर में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सेशन है। जैसे PM 2 हो गया, PM 10 हो गया, सब पोल्यूटेंट है कि नहीं है। इंडिया का अपना देखोगे तुम लोग NAC के हिसाब से, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, उसके हिसाब से देखोगे तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो यानी कि यदि हम WHO का रूल, WHO का स्टैंडर्ड देखें, उसके हिसाब से तो लगभग भारत में 90% लोग जो है वो पोल्यूटेंट वाले एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो है भारत में। इसके लिए एग्जीक्यूटिव को आगे आना पड़ेगा। हमारा देखो, हमारा जो वाटर बॉडी है कितना गंदा हो गया, गंगा कितना गंगा है ना, बहुत गंदा हो गया गंगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला, उसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट तो देखने को नहीं मिला। दूसरी बात है कि जो रिवर डॉल्फिन है गंगा में, वो भी बर्बाद होते चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। जो नेशनल वाटर वे प्रोजेक्ट है हमारा NH1 इलाहाबाद टू हल्दिया, उसकी वजह से गैंजेटिक डॉल्फिन भी प्रॉब्लम में है। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स देखा जाए भारत में, तो भारत में स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे केस में एकमात्र जो कह सकते हो कि आशा का जो किरण है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है भारत में। याद करो, जैसे राइट टू हैव लाइफ, ये केवल इंसान को ही मिलता था, बट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले गंगा को भी प्रोटेक्शन दिया था इस तरह का। और सिमिलरली, और ये कहाँ से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहाँ से ये प्रेरणा लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में जो मोरी ट्राइब है, वहाँ पे रिवर है, उसको ही प्रोटेक्शन दिया गया था। तो यानी कि केवल इंडिया का ही बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड ही एक चल रहा है कि, और क्लाइमेट चेंज इज़ अ न्यू नॉर्मल फॉर एवरी कंट्री। तो इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट या यदि किसी भी कंट्री का यदि बड़ा कोर्ट इस तरह का फैसला लेता है, तो कोई ये बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है।
समझ गए? तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी एक फंडामेंटल राइट होगा सिटीजन्स के लिए, नंबर 1। हाँ, अब देखो, क्योंकि राइट एंड द राइट टू क्लीन, क्योंकि देखो एक राइट टू हैव लाइफ, राइट टू हैव लाइफ जुड़ा हुआ है राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट से। लाइफ का मतलब यदि क्लीन इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर लाइफ कैसे रहेगा? ये जुड़ा हुआ है, एक ही कॉइन का दूसरा पहलू है ये। जैसे एक कॉइन के साइड में लिखा गया राइट टू हैव लाइफ, तो दूसरा पहलू क्या होगा? राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट। बात समझे? तो इसलिए जरूरी है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एज अ फंडामेंटल राइट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 के अंदर भी आ जाएगा और आर्टिकल 21 के अंदर भी ये प्रोटेक्टेड रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। क्यों आर्टिकल 14 के अंदर लाया गया? क्योंकि वही बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गरीब जो है वो ज़्यादा सफर रहेगा। तो देखो राइट टू इक्वलिटी वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा है तुम्हारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में पूरी तरीके से लिखा गया राइट टू हैव पर्सनल लिबर्टी, वही राइट टू हैव लाइफ। तो राइट टू हैव लाइफ के लिए राइट टू हैव गुड इन्वायरमेंट, और राइट टू गुड इन्वायरमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज कम होना, यानी क्लाइमेट चेंज का मार नहीं झेलना, यही नहीं हुआ जी? तो इसलिए रखा गया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आखिर ये जो जजमेंट है ये एक तरह से जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड स्पीसीज उससे भी लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? देखो GIB मात्र 2 ही कंट्री में है वर्ल्ड में, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो स्थिति बहुत ख़राब हो गया, और इंडिया में भी है तो लगभग 2000 का संख्या होगा, बहुत कम है, और वो भी थोड़ा सा डेजर्ट में वो तुम्हारा सिमटा हुआ वहाँ पे राजस्थान में। गुजरात में भी इसका नंबर कम हो गया है। बात समझे? तो ये जो केस आया है तुम्हारा, ये इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड स्पीसीज से रिलेटेड है ये। आगे देखो, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने GIB को बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को बचाने के लिए इससे पहले क्या क्या जजमेंट दिया है? क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बहुत सारे प्रजाति लुप्त हो रहे हैं। 5th मास एक्सटिंक्शन क्या है? 5th है कि 6th है? हाँ 6th, 5th कंप्लीटेड ना, 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मास एक्सटिंक्शन मतलब क्या कि जहाँ पे 75% आपका स्पीसीज खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो देखो अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी वोल्टेज पावर लाइन्स है, चाहे प्रायोरिटी और पोटेंशियल एरियाज का, सभी को अंडरग्राउंड कर दो, यानी कि टोटल। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि पावर लाइन्स यदि ऊपर है तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो उड़ के आता है टकरा जाता है, टकरा के ये लोग मर जाता है। क्योंकि इन लोगों का जो विज़न होता है बहुत ही पोर फ्रंटल विज़न होता है, दिख नहीं पाता इन लोगों को दूर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा आदेश दिया था उस समय। तो उस समय जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने कहा था कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड करना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और प्लस ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद बर्ड डाइवर्टर लगा दिया गया, यानी कि अब जो पावर लाइन चमकेगा, वो कलर कर दिया गया ताकि दूर से ही दिखे GIB को और ना टकराए, इसलिए उसको डाइवर्टर्स कहते हैं, है ना। GIB डाइवर्टर्स होगा, दूर से ही दिख जाएगा वो। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और देखो कि किस तरह केबल जो लटका हुआ है कैसे उसको अंडरग्राउंड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ये पशु चिड़िया, जैसे विंड मिल्स लगा दिए इतना ज़्यादा गुजरात में, और उसके वजह से देखो कितना ज़्यादा स्पीसीज को इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे। तो हम अपना काम करें। देखो प्रॉब्लम क्या रहा है, केवल GDP ही ग्रो करने से नहीं होगा, एट द सेम टाइम हमें इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करना जरूरी है। समझ गए? आगे देखो, तो वेरियस एक्सपेक्ट दैट एमिनेटेड फ्रॉम राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है इससे बहुत कुछ निकल के आया है। तो क्या क्या निकल के आया है? देखो वही बोला कि राइट टू हैव लाइफ और इक्वलिटी, ये तुम्हारा विदाउट क्लीन एंड स्टेबल इन्वायरमेंट का हो ही नहीं सकता है। यदि राइट टू इक्वलिटी चाहिए, राइट टू हैव लाइफ चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, ग्रीन इन्वायरमेंट चाहिए, नंबर 1। अब देखो जैसे शुरू में क्या था? राइट टू हैव लाइफ। राइट टू हैव लाइफ का मतलब क्या है कि उसको फिर बाद में इंटरप्रेट किया गया राइट टू हेल्थ ऑल्सो। सही बात है, लाइफ का मतलब क्या? गुड हेल्थ। अब राइट टू हेल्थ इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। तो आप देखो राइट टू हैव लाइफ के लिए क्या है? राइट टू हेल्थ। अब फिर राइट टू हेल्थ के लिए क्या है? क्लाइमेट चेंज से कैसे एडवर्स इंपैक्ट से बचे। तो देख रहे हो ना, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा ये
यानी कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ सबसेट ऑफ राइट टू हेल्थ एंड राइट टू हेल्थ इज अ सबसेट ऑफ योर राइट टू लाइफ। तो इस तरह विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स को और बड़ा किया है। समझ गए? तो देखो वही लिखा गया है कि राइट टू हेल्थ जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि एयर पोल्यूशन हो रहा है, या देखो वेक्टर बॉर्न डिजीज कितने हो रहे हैं, याद करो साइबेरिया का रीजन, पामफॉस थाइम हो रहा है ऊपर, आर्टिक जो सर्कल है वो जल्दी पिघल रहा है, उसके वजह से लो एल्बिडो प्रॉब्लम हो रहा है ना जी, है ना, ड्रंकन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर्स, गोस्ट फॉरेस्ट, ये सब क्या है, फिनोमेना है कि नहीं है? तो डे टू डे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्रॉट हो रहे हैं, है ना, फूड सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के वजह से भी, या फिर तुम्हारा इंटरनेशनल इश्यूज़ के वजह से भी, झगड़ा के वजह से भी। देखो ईरान ने अटैक कर दिया ना इसराइल पे, तो इसके वजह से अब देखो क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझे? क्रॉप फेलियर, स्टॉर्म्स, फ्लडिंग, ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ योर क्लाइमेट चेंज। तो प्रॉब्लम है। तो देखो ऐसे केस में राइट टू हेल्थ को मेंटेन करना वेरी बिग थिंग। और दूसरी बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सभी कम्युनिटी इक्वली इक्विपमेंट नहीं कर पाएंगे, इक्वली अडप्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, इसलिए राइट टू इक्वलिटी को भी वायलेट करता है ये। समझ गए? आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट जब डिग्रेड होगा तो जाहिर सी बात है फूड और वाटर शॉर्टेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ गए? और इसलिए जो पोअर कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, वो ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे एज कम्पेयर टू रिचर वन। हाँ देखो कोविड-19 में भी क्या हुआ, कोविड-19 में भी जो ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ गरीब ही लोग हुआ, है ना। अमीर लोग तो चलो ठीक है, और हमने देखा है कि कोविड के टाइम में जो अमीर वाला कंपनी था वो तो और अमीर हो गया, उसका जो बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था वो तो और ख़त्म हो गया, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम खत्म हो गया कोविड-19 के टाइम में, बहुत सारा कंपनीज का, बहुत सारा बैंक्स का। तो गरीब लोग ज़्यादा झेलेगा इसको, इसलिए आर्टिकल 14 भी। तो कोर्ट ने ये कहा कि यस क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि राइट टू हेल्थ, इंडिजीनियस राइट, जेंडर इक्वलिटी एंड राइट टू डेवलपमेंट, ये सभी तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाएंगे। इसलिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्लाइमेट चेंज को यदि हम टैकल नहीं करेंगे तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर। समझ गए स्टूडेंट? तो इसलिए देखो द जजमेंट नोटेड दैट द राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट सेफ फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। देख रहे हो ना, यानी क्लीन एयर चाहिए, समझे, जो इल इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के वजह से उसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये भी एक ह्यूमन राइट है लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखो बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छा बात किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए इंडिया ब्लेस्ड है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल पट्टी में आता है। जब इंडिया ट्रॉपिकल पट्टी में आता है देखो इंडिया हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल। हाँ 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया को मिलता है, एक साल में इतना यूनिट मिलता है। तो इंडिया इस एनर्जी को हार्नेस करे, और हाँ इंडिया सही दिशा में जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और इंडिया नहीं कर रहा है, इंडिया बिल्कुल कर रहा है। अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, तो इंडिया ने ये बहुत सोलर एनर्जी पे बहुत काम किया है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत का जो एम है 500 गीगावाट नॉन फजल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बाय 2030 और नेट जीरो 2070 तक। तो ये क्या है, संकेत है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे उतना ही आदमी का लाइफ बेटर होते चला जाएगा। क्योंकि बात केवल एनर्जी सिक्योरिटी का नहीं है, बात क्लीन इन्वायरमेंट का भी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बात समझे ना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हम कम से कम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए जाएंगे ना, एट द सेम टाइम लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है उससे। तो वही कहा गया यहाँ पर, देखो इंडिया का जो कमिटमेंट है, यस नो फजल फ्यूल्स, ठीक है, ये केवल स्ट्रैटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी वाला प्रोविजंस नहीं है, केवल एनर्जी के दृष्टिकोण से बात नहीं है, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी बात है इसमें। तो अच्छा है, अधिक से अधिक हम रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करें, इन्वेस्ट करें, इससे इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा, एट द सेम टाइम सोशो इकोनॉमिक जो बेनिफिट जो लोगों को पहुंचना चाहिए वो भी पहुंचेगा। तो इसलिए देखो ये डुअल पर्पस हो जाएगा इसका। तो इसलिए इन्वेस्ट मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। फर्दर एस्पेक्ट
नोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टुवर्ड्स द शिफ्ट टू रिन्यूएबल। और भी क्या क्या उन्होंने टिप्पणी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हमें काम करना चाहिए, इससे एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, है ना। वॉलेटाइल फर्दर बताओ, अभी भी 87% हमें बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाना पड़ता है, वी नो डैट, है ना। अभी रसा लीड कर रहा है, उसमें रसा से ज़्यादा मंगवाते हैं। दूसरी बात है कि अभी भी हम लोग जो एलपीजी है वो 55% अभी भी बाहर से ही मंगवाते हैं। और ये 7-8 साल में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए था क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, वो तो कम हुआ है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है स्टूडेंट कि क्या करें, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, समझ गए। एट द सेम टाइम जब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे तो एयर पोल्यूशन का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी कम होगा, पब्लिक हेल्थ ठीक होगा, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आदमी जो भी देखो ना, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, एस्थमा पेशेंट हो रहा है ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से तो बहुत बीमारी हो रहा है, डायबिटीज से लेकर दुनिया भर का प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। तो कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च करेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट है, समझे। इसका बेनिफिट क्या है कि तुम्हारा हेल्थ केयर कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है भारत में कि जो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज को अपने अंदर कंप्रिहेंसिवली ले ले, यानी कि कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है जो कि टैकल करता है क्लाइमेट चेंज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रिमार्क दिया है, ये तभी ये फिजिबल होगा, तभी ये प्रैक्टिकल होगा जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेम इंटेंट से आगे बढ़े, सेम इंटेंट से लेजिस्लेशन पास करे, सेम इंटेंट से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और सेम इंटेंट से उसको इन्फोर्स करे। आया समझ में? कंप्लीटेड। आगे बढ़ो। 107 वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम इज अ मस्ट फॉर साउंड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal association and their role in the polity। ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 9 अप्रैल को। तो देखते हैं मामला क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, डॉक्टर चंद्रचूड़, उन्होंने हाई कोर्ट्स को कुछ डायरेक्शन दिया है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे तुम लोग मूवी देखे हो, सनी देओल का मूवी देखे हो ना, क्या मूवी, दामिनी मूवी था। दामिनी मूवी में एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ ना, तारीख पे तारीख। सही बात है, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट होता है यहाँ पे कोर्ट में। हाँ, ये देखो CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो आया था, उसमें भी यही बोला गया कि एडजॉर्नमेंट आप 6 वीक से ज़्यादा मत करो, 5 to 6 वीक से ज़्यादा मत करो। याद करो, बताए थे तुम लोग को। हाँ, तो प्रॉब्लम तो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखो होता क्या है कि ये लोग पूरा जजमेंट दे दिया, मतलब पूरा हो गया कार्रवाई, तो भाई जल्दी, जब केस हो गया है तो जल्दी जजमेंट दे के बाद ख़त्म करो ना। अब कई बार केस हो जाता है तो 10 मंथ में, 12 मंथ में ये लोग जजमेंट दे रहा होता है, यानी केस कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लो कि हेयरिंग हुआ, प्रॉपर हेयरिंग हुआ, आया, बात हो गया कंप्लीट, अब जो फाइनल जो जजमेंट देने का बात होता है उसमें गैप हो जा रहा है। केस कंप्लीट हो गया, केस कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि कोर्ट का अपना जजमेंट इंपॉर्टेंट है ना केस को विराम करने के लिए। अब बाय प्रोसीजर देखोगे तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं जो कोर्ट सब जो अपना वर्डिक्ट दे रहा है उसमें 10 मंथ का गैप। तो डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि इस तरह गैप होगा तो फिर ओरली प्रॉब्लम हो जाएगा बोलने में। देखते हो ना, कोर्ट सब जो जज होते हैं ओरली बोलते हैं, तुम लोग को तो वीडियो भी देखा होगा कैसे ओरली बोला जाता है, कैसे डिक्टेट किया जाता है। यदि मान लो केस अभी का है तो अभी ओरली बोल सकते हैं ना, याद रहेगा केस सब। अब वही जजेस 10 महीना बाद उसी केस का फैसला सुनाए, तब तक तो भूल जाएगा मैटर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि उसके बीच में कितने केस आ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि जिसका जिसका कंप्लीट हो गया है ऐसा केस जल्दी लाओ, हमको दिखाओ भाई, क्योंकि एक कंट्री बहुत आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। 3-4 साल में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। मगर जुडिशरी यदि इस तरह काम करेगा तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा जुडिशरी में, फिर कॉन्फिडेंस कैसे अट्रैक्ट होगा जुडिशरी में, प्रॉब्लम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कहा है कि जल्द से जल्द
हमको केस दो और जल्द से जल्द ओरल हेयरिंग करके मामला को कंप्लीट करो। ठीक है, आप समझो यहाँ पे। तो चीफ जस्टिस ने एक वेकअप कॉल दिया हायर जुडिशरी को, हाई कोर्ट सबको, हाँ, कि जितने भी हाई कोर्ट जजेस ने अभी तक जो नहीं दिया, रिजर्व किया है जजमेंट लॉन्ग टाइम से, है ना, अब हेयरिंग हो चुका है, सुनवाई हो चुका है, मैं जजमेंट नहीं दिया है, कंप्लीट करो जल्दी से, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगा। बात समझे। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑन डिटेल्स ऑफ केसेस वेयर जजमेंट हैड बीन रिवर्स फॉर 3 months, he said he had discovered there were cases where judgments had been reserved for as long as 10 months। देखो वही तो बोल रहे हैं, जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया हायर जुडिशरी से तो इनको क्या पता चला कि हेयरिंग हो चुका है, कार्रवाई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मगर जो जजमेंट देने में 10 months लग रहा है। क्यों ऐसा? गलत ना है जी। तो इस हिसाब से देखो केसेस कितना बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखोगे तो लगभग 4 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित है। हाँ, और उसमें से देखोगे बच्चे लोग तो 1 लाख केस जो है, 1 लाख केसेस, वो 30 साल से चल रहा है। तो व्हाट इज दिस? तब तो गलत ना है जी। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। जब जस्टिस लेट होगा तो ये भी जस्टिस आप डिनाई करो, आप जस्टिस दे नहीं रहे हो। ये भी एक फंडामेंटल राइट्स का हनन है कि राइट टू हैव स्पीडी जस्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। तो 1 लाख केसेस ऐसा है कि जो 30 साल से लंबित है। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि आप कोई भी जजमेंट 10 month तक के लिए रिजर्व कर जाते हो तो जुडिशियल टाइम वेस्ट हो रहा है, समझे, क्योंकि जजेस कंसर्न इज अनलाइकली टू रिमेंबर द ओरल आर्गूमेंट्स एज पर द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। सही बात है कि नहीं है? अब हेयरिंग हो चुका है, 10 महीने बाद हो रहा है, तो अरे भाई जजेस ठीक से फैसला नहीं सुना पाएंगे, भूल जाएंगे जजेस भी कि मामला क्या था। तो जजेस को भी चाहिए, जो हायर जुडिशरी वाले जो जजेस है, चाहे वो हाई कोर्ट सब हो या फिर नीचे वाले भी कोर्ट हो, जल्दी जल्दी हेयरिंग करना चाहिए। केसेस हो गया कंप्लीट, हेयरिंग करके बात खत्म करो। मतलब हेयरिंग तो हो ही रहा है, जजमेंट देके बात खत्म करो, इतना लंबा मत ले जाओ, नहीं तो फिर देख लो केस इस तरह बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर है ये नहीं जाना चाहता है, जुडिशरी का रास्ता नहीं जाना चाहता, यानी कि इंडिया में जुडिशरी में वो एंटरटेनिंग नहीं करना चाहता। वो पता है कि इंडिया में जाएंगे फिर कोर्ट में प्रॉब्लम, फिर हाई कोर्ट अपना बोलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबा लग जाएगा 20-30 साल तक, तो फिर तब तक तो मेरा मार्केट ही खराब हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट जाके ये नीदरलैंड में दूसरा ट्राइब्यूनल में जाके वो कर लेता है, और फिर उसमें इंडिया का छवि खराब हो जाता है। तो यदि इंडिया को अपना छवि को ठीक करना है, यदि इंटरनेशनल स्टेचर में इंडिया को छवि को बेटर करना है, तो उसके लिए जस्टिस हमारा बहुत ही स्पीडी होना चाहिए। समझ गए? आगे देखो, व्हाट डिड द रूल से विथ रिगार्ड टू गिविंग जजमेंट। जजमेंट को लेके क्या क्या रूल्स है हमारे पास? देखो सीआरपीसी जो कहता है, सीआरपीसी क्या कहता है स्टूडेंट, कि मस्ट बी जजमेंट मस्ट बी गिवन आइदर इमीडिएटली, जजमेंट या तो तुरंत दे दो ट्रायल के बाद, या फिर कुछ समय के बाद दे दो। और जो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के बाद दे दो, अब कुछ समय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इंटरप्रेट किया था, और वो समय कितना होना चाहिए? 6 weeks होना चाहिए, यानी कि 42 days तक फैसला देना है आपको। आपका हेयरिंग हो गया, 42 days तक मामला खत्म करो। ठीक है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था कि वो कुछ दिन का मतलब होता है 6 weeks, 42 days। हाँ, यहाँ पे भी देखो डिटेल्स गाइडलाइंस वर इश्यू, डिटेल गाइडलाइंस भी दिया गया था, समझे, कि रजिस्टर्ड डेट्स ऑफ व्हेन अ जजमेंट वाज रिजर्व्ड एंड व्हेन अ वर्डिक्ट वाज फाइनली, यानी कि कब दोनों में कितना गैप होना चाहिए, यानी कि हेयरिंग्स हो गया या रजिस्ट्रेशन हो गया, केस आ गया कोर्ट में, हेयरिंग और जजमेंट, इसके बारे में वेल लेड डाउन गाइडलाइंस बनाए गए हैं। अभी देखो BNSS जो कि रिप्लेस करेगा, ये तुम्हारा जुलाई से करेगा ना जी, अभी लागू नहीं हुआ है। इंडियन पेनल कोड, BNS भारतीय न्याय संहिता, CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, BNSS, तो ये लागू नहीं हुआ, लागू होगा इलेक्शन के बाद कह सकते हो लागू होगा। तो इसमें ये बोला गया है कि CRPC को रिप्लेस करेगा तुम्हारा जो नया न्यू क्रिमिनल कोड है BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर देखो इसमें क्या दिया गया, 30 डेज दिया गया है। पहले क्या था तुम्हारा, शुरू में 42 weeks था ना सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद, तो इसमें नॉर्मल केस में 30 डेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में 45 डेज, कुछ और भी 15 दिन और भी ऐड कर दिया गया उसमें। तो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात है कोर्ट रूल्स और रेगुलेशन तो पहले भी था CRPC में 42 weeks का, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। इतना दिन क्यों लग रहा है? सवाल ये है कि हेयरिंग के बाद इतना दिन क्यों लग रहा है? 10 months रिजर्व हो जा रहे हैं, 1 साल तक रिजर्व हो जा रहा है।
आगे देखो, तो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट पर्टनिंग टू द क्लॉग्ड जुडिशियल सिस्टम। देखो अब क्यों इतना जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो क्यों काम कर रहा है, क्यों इतना केसेस लंबित है, इसका कुछ रीजन है। देखो लार्जर नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत वैकेंसी है हाई कोर्ट में। देखो 300 से ज़्यादा वैकेंसीज है, लगभग टोटल स्ट्रेंथ देखोगे हाई कोर्ट में 30% तो वैकेंट ही है। हाई कोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ये सरप्राइज बात है ना, क्योंकि वही जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दोनों इस्टेब्लिश हुआ था जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें जानते हो कि एग्जीक्यूटिव भी बहुत ज़्यादा डिले करवा देता है। एक तो जुडिशरी का जो प्रोसीजर वो अपने आप में डिले है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव भी जो अपॉइंटमेंट करना चाहिए जजेस का, तो ठीक टाइम पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता, कई बार प्रेसिडेंट ही डिले कर देता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव भी डिले कर देता है। इसलिए देखो 300 से ज़्यादा हायर जुडिशरी का मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट तुम लोग सोचो, को 140 करोड़ का आबादी वाला देश में, जहाँ पे 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब में, और वहाँ का स्थिति ये है कि 30% तुम्हारा क्या है टोटल स्ट्रेंथ वैकेंट है। कैसे काम चलेगा ये? हमें तो सोचना चाहिए कि कैसे जजेस बढ़े हाई कोर्ट में। यहाँ तो जितना सीट है उतना ऑक्युपाई तक नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बात समझे। हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ जस्टिस सिस्टम है भारत में। पहले केस तो यहीं पे आता है, सुप्रीम कोर्ट में तो लास्ट में जाता है वो, समझे। तो इसलिए स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये फालतू का आर्गूमेंट कर रहा है, ये लोग आर्गूमेंट ना करें और अधिक से अधिक अपॉइंटमेंट करें। यदि अपॉइंटमेंट नहीं करेगा जजेस का तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अब देखो लॉन्ग पेंडिंग केसेस में क्या होता है कि अभी ओपन हियरिंग हो गया और 10 महीना बाद सुनाया जा रहा है, तो उसमें देखो उसमें ग्रफ्ट और करप्शन का फुल चांस है ना, कि हियरिंग हो गया 10 महीना बाद तुम्हारा जजमेंट हो रहा है, तो करप्शन होने का चांस है कि नहीं है, बताओ तो इसलिए डॉक्टर चंद्रचूड़ राइटली बोल रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट करो ये सब चीज़, हमको इन्फॉर्मेशन दो, कितना केसेस है आप सुना चुके हो, मतलब हियरिंग हो चुका है, अभी तक जजमेंट नहीं हुआ है, जल्दी हमको इन्फॉर्मेशन दो, जल्दी इस पे काम करो। क्योंकि डॉक्टर चंद्रचूड़ तो जानते हो कि इज अ डैशिंग है ना जज, वो तो एक दिया दिखाने वाले जज है पूरा कंट्री के लिए। शायद ही ऐसा कभी जब मतलब शताब्दी में इस तरह का जब चीफ जस्टिस आता है, जो अभी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि चीफ जस्टिस अभी डॉक्टर चंद्रचूड़ है, उनका जो निर्णय है बहुत ही अच्छा है और रियल में चाहते हैं। देखो 3:30 से लेके सुबह से काम करते हैं, देखो उनका इंटरव्यू सब, वैगन फूड खाते हैं, मतलब बाकी के लिए भी एक प्रेरणा है डॉक्टर चंद्रचूड़। ठीक है, हर एक चीज़ ही सीख सकते हैं हम डॉक्टर चंद्र। देखो बच्चा भी तो उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको अडॉप्ट किया है, 2 गर्ल को अडॉप्ट किया है, तो मतलब हर एक चीज़ में एक एक चीज़, हर एक चीज़ में ही कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं बाकी लोग को कि ऐसे करो। तो लोअर जुडिशरी को भी, हाई कोर्ट को भी, और उससे भी जो लोअर है उसको भी सीखना चाहिए कि यस करप्शन वगैरह ना हो, जल्दी जल्दी हम फैसला दें। और प्लस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव को भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके हिसाब से जल्दी अपॉइंटमेंट करना चाहिए कि देख रहे हो ना यहाँ पे जजेस का कितना वैकेंसी है। आगे देखो तो व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, और क्या क्या प्रॉब्लम्स। देखो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब तुम खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ यहीं का, तो बहुत ही ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, हियरिंग के लिए ठीक से जगह ही नहीं है, ठीक है, नहीं है जितना बेटर होना चाहिए। देखो पोर इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी बात है, देखो मैं यहाँ पे ये भी बोलता हूँ, डॉक्टर चंद्रचूड़ देखो डिजिटली बहुत अवेयर आदमी है, अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, जजमेंट्स लिखते भी रहते हैं। तो बाकी कई जज तो ऐसे होंगे जिसको कंप्यूटर भी चलाने नहीं आता होगा, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। एक तो देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी, और सपोर्ट जो सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए उसका भी कमी है। तो कहाँ से होगा। दूसरी बात देखो इन्वेस्टिगेटिंग वाला जो एजेंसी नहीं है, उसके पास अपना एजेंसी नहीं है कि वो प्रूव कर सके कि वो केसेस सही है या नहीं है, वो पूरी तरीके से पुलिस पे टिका हुआ है। तो ये सभी प्रॉब्लम समझे। हाँ, तो और देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही तारीख पे तारीख, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट, अपील, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा एडजॉर्नमेंट बार बार होगा, समझते हो, केसेस लंबा चलते चला जाएगा। अभी देखो ना 1 लाख केसेस 30 साल से ज़्यादा है, तो कितने लोग तो मर गए होंगे उसके, तो मरने के बाद जजमेंट आया, क्या फ़ायदा हुआ, तो केस ही क्लोज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो मॉडल BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी था, वो भी रिजेक्ट किया गया इसी रीजन से। देखो इंडिया शुरू में खूब किया है, BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया और श्रीलंका साइन कर रहा है, दोनों इंडिया और श्रीलंका BIT साइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन इन्वेस्टर होंगे जो श्रीलंका में, या श्रीलंका का जो इन्वेस्टर इंडिया में होगा, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा।
यानी कि मान लो कि इंडियन जो इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और श्रीलंका का जो इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों को ट्रीटमेंट बराबर दिया जाएगा। सिमिलरली श्रीलंका में भी, श्रीलंका में जो श्रीलंका का इन्वेस्टर होंगे और इंडिया का इन्वेस्टर होगा जो इन्वेस्ट करेगा, कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको भी इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। इसी के लिए BIT साइन होता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मैं इंडिया को इससे नुकसान हो गया, इंडिया को बहुत नुकसान हो गया इससे। अब क्या हो गया कि इसके वजह से हमारा केसेस सब बाहर चला गया, ट्राइब्यूनल सब में बाहर, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चला गया। इंडिया का बहुत स्टेचर बहुत ख़राब हो गया, समझे। और केसेस हमारे अगेंस्ट बहुत सारे केसेस आए हैं, इसकी वजह से भारत सरकार को बहुत पैसा देना पड़ा। ये प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसलिए इंडिया क्या किया कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से हट गया, निकल गया कि अब साइन नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया एक नया कॉन्सेप्ट से आया कि मॉडल BIT। ये मॉडल BIT, उसमें क्या प्रोविजन है कि इंडियन जुडिशरी से आपको फर्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स मान लो कि मॉडल BIT साइन करता है, तो इसका मतलब क्या कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्वेस्टर है और इंडिया का जो इन्वेस्टर है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सही बात है ना। मान लो कि ये इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्वेस्टर है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वो इंडियन जुडिशरी में पहले अप्लाई करे, कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। तब ये जब खत्म हो जाएगा तब जाकर वो बाहर करे। मैं ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है बाहर का, बोलता है कि तो इंडिया में जुडिशरी बेकार है, हम क्यों करेंगे हम। तो इसलिए इंडिया का जो मॉडल BIT फेल कर गया, कोई साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद फाइनली इंडिया को FTA करना पड़ा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। तो इंडिया का जो मॉडल BIT जो लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि ताकि फॉरेन इन्वेस्टर सब इंडियन जुडिशरी में ही अपना केसेस को फाइल करे। प्रॉब्लम वही है, सबको पता है कि इंडियन जुडिशरी में करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक इन लोगों का बिजनेस नुकसान हो जाएगा। वही चीज़ वहाँ पर दिया गया है। समझो कि ये चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या करे, पहले सब जितने भी लीगल रेमेडीज़ है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, पहले यहाँ पे एग्जॉस्ट करे, यहाँ पे कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। मगर फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए स्टूडेंट। तो आगे देखो कंक्लूजन क्या है। तो जो चीफ जस्टिस ने इस तरह का जो डायरेक्टिव दिया है, ये एक रिमाइंडर है, इट इज़ अ रिमाइंडर कि जुडिशियल रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। समझ गए ना। और इंडिया बहुत जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। 2047 तक हो सकता है हम कंट्री डेवलप कंट्री भी बन जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम वो बेटर हो, वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम हो हमारे पास, ताकि हम सोशल, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को हम ठीक से मेंटेन कर सके। आया समझ में ना। कंप्लीटेड। आगे बढ़ो। हाँ 108 देखो, सेंसेक्स क्या है तुम्हारा, 75,000 ब्रीच किया है, समझे। एंड इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट अमंग द ग्लोबल इकोनॉमिक्स। इंडिया ने बहुत, क्योंकि सेंसेक्स इतना ज़्यादा क्रॉस कर जाना, ये अपने आप में एक संकेत है कि भारत बहुत अच्छे तरीके से शेयर मार्केट में बढ़ रहा है। GS पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आया था 10 अप्रैल को। तो देखो मामला क्या है, पहले समझते हैं स्टूडेंट। कोविड से पहले 45,000 के आसपास था सेंसस, लिख लो 45,000 के आसपास था। कोविड के टाइम में ये घट के तुम्हारा लगभग 28,000 हो गया, और नाउ यू जस्ट सी 75,000 मार्क क्रॉस किया है। तो सेंसस का मतलब क्या होता है, जो टॉप 30 कंट्रीज है इंडिया में उसका शेयर लगता है। और सेंसस किसका होगा तुम्हारा, BSE का, भारत स्टॉक एक्सचेंज का, समझे। निफ्टी 50 किसका लगता है तुम्हारा, NSE में। तो स्पेशली आखिर सेंसस इतना बढ़ रहा है तो क्यों हम लोग हैप्पी हो, क्यों हम लोग खुश हो, क्योंकि सेंसस यदि इस लेवल पे क्रॉस कर रहा है, इस लेवल पे मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो शेयर मार्केट है या जो वर्ल्ड का जो कॉन्फिडेंस है इंडिया में वो बढ़ते चला जा रहा है। जितना ये बढ़ेगा उतना ही वर्ल्ड का जो देखने का नज़रिया है इंडिया को वो बढ़ रहा है, क्योंकि उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में। बात समझ गए। इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में कब होता है, जब उस कंट्री का जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हो, समझे, वो कंट्री बेटर इकोनॉमी के तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात है स्टेबल पॉलिसी। और देखो सबको पता है कि इस बार 2024 में जो सबसे ज़्यादा जीतने का चांस है वो BJP का ही है। हाँ, प्रचंड बहुमत में जीते नहीं जीते वो दूसरा विषय है। अभी भी वर्ल्ड को पता है कि मोदी ही जी जीतने का चांस है,
ज़्यादा जीतने का चांस है। वो अब अटल बिहारी वाजपेयी वाला नहीं है कि वो हार गए थे। अभी भी सबको पता है कि अधिकतर चांस मोदी जी का ही है। अच्छा, मोदी जी फिर जीत के आते हैं तो पॉलिसी तो स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि अभी सिंगल लार्जेस्ट यदि पार्टी देखोगे तो सब जरा किसको चांस है, बीजेपी को ही है। 272 का आंकड़ा आसपास ही रहेंगे, जो बात है ना। भले उनको 400 मिले नहीं मिले वो दूसरा विषय, वो तो हम लोग रिजल्ट के बाद देखेंगे। मगर वर्ल्ड को पता है कि ये सरकार फिर से इसका रिपीट होने का चांस है। देखो जरूरी होता है सरकार का, क्योंकि सरकार का मतलब स्टेबल पॉलिसी। बात समझे, ये भी एक संकेत है कि इकोनॉमी इतना बूम कर रहा है। दूसरी बात है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हाँ, हमारा देखो प्रोविडेंट फंड, हाँ हमारा देखो ये जितने भी हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी बैंक सब है वो खुद शेयर मार्केट में लगा रहा है। तो हमारा डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बहुत तगड़ा है। एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है वो डीमैट अकाउंट खोल के लगा रहा है अपना। बात समझ गए ना। तो चारों तरफ से देखोगे तो इस यही कारण है कि सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी 50 हो, दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, समझे। तो देखो जिस हिसाब से राइज किया है वैल्यू में, ये 270% राइज है रिसेंट टाइम में, कोविड के बाद अभी तक, समझे। कोविड के टाइम में देखो 28,000 हुआ ना, अभी कितना हो गया 75,000। तो ये एक कह सकते हो कि अचीवमेंट है इंडियन शेयर मार्केट का। तो क्या रीजन है इतना अचानक स्टॉक मार्केट बढ़ गया 75,000? क्या रीजन है इसका? देखो इसका रीजन है कि यस, जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड है वो बहुत अच्छे से चल रहा है जी। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उठ रहा है। यस, अनडाउटली इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है भारत का, समझे। जीडीपी ग्रोथ देखो, और डोमेस्टिक मार्केट भी तो हमारा बहुत अच्छा है, वही डीआई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सेवरल सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे सेंट्रल बैंक देखो क्या कर रहा है तुम्हारा, बिना रिसेशन का तुम्हारा इन्फ्लेशन वो कर रहा है। यानी कि उधर भी देखो हमारा जो शेयर मार्केट है पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सही बात है ना। एफपीआई सुने हो ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में क्या हो रहा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी काम होगा उसका असर हमारे शेयर मार्केट में पड़ता है। तो हम जानते हैं कि शुरू में 2 साल पहले तो स्थिति बहुत ख़राब था वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया था, वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब था, बट वो स्थिति अब ठीक हो रहा है। और इंडिया में एफपीआई बहुत अच्छे से आ रहा है, नंबर 3, समझे। दूसरी बात है कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि अधिकतर वर्ल्ड को ही पता है कि इस बार बीजेपी ही जीतने वाला है, मतलब जो अनुमान प्रिडिक्शन ज़्यादा। तो इसलिए भी एक स्टेबिलिटी सरकार को लेकर कि फिर यही पावर में आएंगे तो मैकेनिज्म, तौर तरीका, पॉलिसी भी सेम ही रहेगा। तो ये भी एक रिजल्ट है। दूसरी बात है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वही एफपीआई का, वही सेम चीज़ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा आ रहा है। और दूसरी बात है यदि कैपिटल फ्लाइट भी होता है तो कोई बात नहीं, डीआईआई है हमारा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अरे म्यूचुअल फंड है जी, म्यूचुअल फंड लगा रहे कि नहीं लगा रहा है लोग सब म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोल को लोग लगा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है। तो कहीं ना कहीं ये और बढ़ा दे रहा है, क्योंकि अब केवल हम लोग एफपीआई पे ही टिके हुए नहीं हैं, अब हमारे पास भी मैकेनिज्म है कि हम अपने शेयर मार्केट को आगे रख सकते हैं, समझे। देखो हांगकांग को हमने क्रॉस किया ना रिसेंट टाइम हांगकांग को भी हमने क्रॉस किया शेयर मार्केट में। तो हाँ, बट ठीक है, ये तो संकेत है कि 75,000 क्रॉस कर गया, इंडिया इज़ गुड इकोनॉमी। मैं यस, प्रॉब्लम्स ऑल्सो इंटरनली देखो बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। रिच पोर का डिवाइड देखो बहुत तगड़ा है। जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स है, उसका तो रियल वेज ग्रोथ हुआ ही नहीं है, या तो घटा है या फिर स्टैग्नेंट है। यही ना पढ़े थे हम लोग, बहुत कम लोग का, कैजुअल वर्कर्स का थोड़ा बढ़ा है। और दूसरी बात है जो टॉप कंपनीज है, स्पेशली कोविड टाइम में ये लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया वो सिचुएशन का। और जो भी बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था, बैलेंस शीट का ही प्रॉब्लम ख़त्म किया। तो जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था बैंक के लिए, वो भी ख़त्म हो गया। अब बैंक रोबस्ट पोजीशन में है। मगर देखो एक तरफ तो ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशन रोबस्ट पोजीशन पे है, बैंक सब कुछ कंपनी जो बड़ा कंपनी था उसका ही पोजीशन अच्छा हो गया। मैं जब नीचे लेवल पर देखेंगे, या इस बार जो एक्सपेंडिचर जो सर्वे हुआ था तो उसमें हमने देखा कि अधिकतर लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। वी हैव सीन ना, अधिकतर लोगों का स्थिति नहीं है, रिच पोर और ज़्यादा गैप होते चला जा रहा था। देखो वही बोल रहा है कि ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमें 3 चीज़ को लेकर चलना चाहिए आगे। देखो म्यूचुअल फंड देखो स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड देखो 23 लाख कुछ ये तुम्हारा था, अब बढ़ के तुम्हारा इसका डबल हुआ है। हम कह सकते हैं लगभग 50 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड से जा रहे हैं। अभी थोड़ा घटा है, उसे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा रिसेंट टाइम में, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले थोड़ा घटा है। मैं म्यूचुअल फंड देख रहे हो ना, 50 लाख करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट है, नंबर 1। दूसरा देखो
साइन ऑफ डिस्ट्रेस, हाँ चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम तो है। आरबीआई का रिपोर्ट देखो, मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट देखो, है ना, या आईएलओ का रिपोर्ट देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, उसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का देखो, नेट फाइनेंशियल सेविंग घटा है ना अभी, हाँ लोगों का, तो पर्सनल लोन बढ़ रहा है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन तेजी से बढ़ते चला जा रहा है, वो प्रॉब्लम है ना। तो इन्वेस्टमेंट देखो, जो इन्वेस्टमेंट अब देखो, इट मे बी साइंड एट अ पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड विल सून टेपर। कहने का मतलब भले ही इधर देखो म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा जो लगा रहे हैं, तो वो कौन से लोग लगा रहे हैं, जिसके पास पैसा है, जो अच्छा काम करते हैं, जिसका बुद्धि है, जो डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, बस अधिकतर आदमी का क्या, तो उसका प्रॉब्लम है। तो देखो रियल प्रॉब्लम, भले ही कंट्री हमारा बहुत ही अच्छे से अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो नॉमिनल टर्म्स में, है ना, भले ही शेयर मार्केट इतना बेहतरीन काम कर रहा हो, भले ही म्यूचुअल फंड में लोग सब इन्वॉल्व है, बट प्रॉब्लम बहुत भयानक है कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, रियल वेज का प्रॉब्लम, समझे, ये सब प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। आगे देखो, ये देखो 3rd नंबर, प्राइवेट कंजम्पशन कितना इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए, है ना, 55 to 60% तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन से ही हमारा जीडीपी होता है। देखो तो ये भी स्लोअर हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन जितना स्लोअर होगा, व्हाट डज इट मीन कि आदमी के पास पैसा कम है इसलिए कम खर्च कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम। तो इंडिया का देखो यही बोला कि यस, इंडिया का जो रिकवरी हुआ पैंडेमिक से, वो अपने आप में बड़ी बात है, मगर स्क्यूड था वो, बहुत कंपनी को फायदा हुआ, अधिकतर लोगों को नुकसान हुआ। के सेप्ड रिकवरी याद है तुम लोग को, कई लोग इकोनॉमिक्स बोले के सेप्ड, कई लोग बोले वी सेप्ड। मैं ये तो चलो बीच का भी लेके चलोगे तो बहुत सारे जो लोग थे जो एम्प्लॉयड थे वो तो गए उसका नौकरी, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तुमको दिखेगा। तो इसलिए लिखा गया कि यस दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हुआ आपका, बढ़िया बात है, सेंसेस भी उठा, अच्छी बात है, मगर स्क्यू डेवलपमेंट हो रहा है, के सेप्ड रिकवरी हो रहा है, कि कोई सेक्टर बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है, कोई सेक्टर नीचे, और अधिकतर जो लोग हैं वो ट्रैप में फंस गए हैं, उसका रियल वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमें तो इस तरह का पॉलिसी लाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक आदमी, है ना, अधिक से अधिक आदमी इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। स्किल डेवलपमेंट, गुड एजुकेशन फैसिलिटी, समझे, गुड हेल्थ, आयुष्मान भारत, ओपन डिजिटल सिस्टम, ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि देखो अब यूनाइटेड स्टेट्स का हम बात करेंगे, अभी यूनाइटेड स्टेट्स का बात करेंगे तो वहाँ पे एसडीआई भी तो बहुत बेटर है, जापान देखो डेवलप्ड है, एसडीआई भी तो बहुत बेटर है, साउथ कोरिया देखो एसडीआई भी तो बेटर है। इंडिया में ये इकोनॉमी किस काम का जहाँ पे एसडीआई कमज़ोर हो, ये इकोनॉमी किस काम का जहाँ पॉल्यूशन ही कमज़ोर हो, ये इकोनॉमी किस काम का जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम इतना क्लॉग्ड हो। तो यदि आपको कंट्री का जो ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ को और ले जाना है या इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करना है, तो एट द सेम टाइम बहुत सारे चीज़ से उसको आपको देना सप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को ठीक से रियलाइज़ करना होगा, जुडिशरी को बेटर करना होगा, एंड सो ऑन। समझ गए, कंप्लीटेड।